हेलो बच्चों, तो आज हम इस अध्याय गति यानी कि मोशन के पार्ट 9 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। थोड़े भारी भरकम टॉपिक्स लग रहे हैं लेकिन है नहीं। जो ग्राफीय विधि से गति के समीकरण हैं उन्हीं के 3 पार्ट हैं, मतलब अलग अलग 3 समीकरण हैं, उनको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। देखिए, हमने किसी भी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए कुछ चीज़ों को समझा। जैसे हमने सबसे पहले दूरी, फिर विस्थापन, उसके बाद चाल, वेग, त्वरण को समझा और समय के साथ इनके कैसे ये चेंज हो रहे हैं वो भी सीखा। जैसे हमने पिछली कुछ वीडियोस में वेग समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ भी सीखा था। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि समय के साथ दूरी किस तरीके से चेंज हो रही है, वेग किस तरीके से चेंज हो रहा है और वहाँ से हमें कौन-सी राशियाँ मिल रही है। जैसे हमें विस्थापन मिल रहा है या फिर हमें चाल के बारे में पता चल रहा है या त्वरण के बारे में पता चल रहा है। ग्राफीय विधि से हमने देखा था। तो उसी ग्राफीय विधि से आज हम ऐसी 3 समीकरणों को डिराइव करेंगे, निकालेंगे, जो हमें किसी भी वस्तु की गति के बारे में बता रहे हैं। यानी कि इन चीज़ों के बारे में, जैसे त्वरण, ये सब इन चीज़ों के बारे में बता रही होगी। ठीक है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसलिए, यानी ग्राफीय विधि से क्योंकि हम इसे कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि ग्राफ से हम निकाल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये उस वस्तु की गति के लिए हम निकालेंगे ये 3 समीकरण जो एक समान त्वरण से चल रही होगी, जिसका जो त्वरण होगा वो सेम होगा, वो चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है। और अब ज़रा आप थोड़ा सोचिए कि वेग समय ग्राफ हमने डिस्कस किया था। तो वेग समय ग्राफ में जो किसी भी वस्तु का अगर त्वरण सेम होता है तो उसका ग्राफ कैसा मिलता है, याद कीजिए थोड़ा। ठीक है, प्रोसेसिंग कीजिए। तो हम यहाँ पे एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु की वेग, गति के दौरान उसका त्वरण और दूरी या विस्थापन भी कह सकते हैं, उसमें संबंध स्थापित करेंगे। तो ये आपके पास 3 समीकरण हैं। ठीक है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर ये सेकेंड और ये थर्ड। तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम इसे निकालेंगे। तो पहला, क्योंकि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। अब याद कीजिए कि v क्या होता है, u क्या होता है। a तो त्वरण, t तो समय होता है। तो खैर v होता है आपके पास अंतिम वेग, ये होता है प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पे वेग और समय ज्यादा मात्रा में दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में कहने के मतलब वेग और समय के बीच में देख रहे हैं, इसलिए वेग समय संबंध इसे कह रहे हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सा पहले एक समान त्वरण से चलने वाली वस्तु के लिए है। अच्छा, कोई भी वस्तु एक समान त्वरण से चल रही होगी तो उसका ग्राफ आपको याद आ ही गया होगा। वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, अगर वेग इधर है, अगर समय इधर है, मतलब एक समान सरल रेखा में आपको ग्राफ मिलता है, यानी कि जो वस्तु का त्वरण हो वो सेम हो। अब ये चीज़ है कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग है u, t समय बाद उसका बढ़कर वेग हो जाता है v। तो ग्राफ कुछ ऐसा है कि ये अगर t है, ये अगर आपके पास वेग को दिखा रहा है, ये वेग या v भी दिखा सकते हैं हम इसे। तो प्रारंभ में वस्तु का जो वेग है वो u है। मान लिया कि अभी मैंने टाइम नोट डाउन करना स्टार्ट नहीं किया है, तो मान लिया कि नोट डाउन करना यानी कि मान लिया मैंने टाइमर लगाया और अभी टाइमर लगाया नहीं है, तो वस्तु का वेग u है। ठीक है। तो u यहाँ से यहाँ तक इतना है, ये u है। ठीक है। और t समय बाद, यानी कि यहाँ पे t चला, तो ये है t। ठीक है, ये t को तो ये ऐसे दिखा रहा है, पर ये जो t पॉइंट है, इतने समय बाद उसका जो वेग है वो हो जाता है v। तो मान लिया कि जो वेग है v वो यहाँ पे है, यानी कि यहाँ 0 से ये v तक। तो यानी कि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये v हो जाएगा। अब अगर आप देखिए तो u से v आया तो आपका ग्राफ ऐसे मिलेगा, और आप ऐसे ऐसे करेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है। अभी आप इसे देखेंगे कि ग्राफ आपके पास ये है, तो ये ग्राफ है। तो ग्राफ वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाया, वही पूरा ग्राफ है कि उसका प्रारंभिक वेग u है, फिर t समय बाद यहाँ पे जो वेग है वो v हो जाता है। तो ये क्यों ड्रॉ किया, ऐसे टेढ़ी लाइन क्यों आई, क्योंकि पहले u था और अब आपके जाके आपको मिल गया v, इसलिए ऐसा ड्रॉ हुआ है। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वेग समय ग्राफ हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, त्वरण के बारे में। जो इसकी ढाल होती है वो तो आपको त्वरण के बारे में, और जो ये क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन के बारे में बताता है। उस विस्थापन का भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे वेग समय संबंध है, तो वेग बटे समय होता है त्वरण। तो हम त्वरण के बारे में बात करेंगे कि त्वरण आप कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। चिंता नहीं करनी, जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको आ जाएगा कि इसमें अच्छा मुझे त्वरण निकालना है। ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए और एक ट्रिक बताने के लिए कर रही हूँ कि अच्छा आपको याद रखना है कि त्वरण होता है वेग बटे समय। तो सबसे पहली वाली समीकरण में हमें त्वरण निकालना है। ठीक है। बाकी त्वरण क्या होता है ये आपको पता है। इसमें सबसे पहले वेग में परिवर्तन हुआ कितना, देखिए यहाँ पे जो वेग है वो u है, फिर आगे जाके जो वेग है वो v हो जाता है।
यानी कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की 0 से यहाँ तक वेग v हो जाता है। तो चेंज कितना हुआ है? अंतिम वेग कितना है? v है। प्रारंभिक वेग कितना है? u है। उन दोनों को अंतर ले लीजिए। नीचे टाइम कितना है? देखिए पहले टाइम था 0, अंतिम b तक जा मतलब b पॉइंट पर जब वो पहुंचा जहां पर उसका वेग v हो गया, वहां पे जाते हुए टाइम हो गया t। तो इन दोनों का अंतर आप कैसे निकालेंगे? t माइनस 0। तो ये हो जाएगा v माइनस यू बटे t। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसलिए लिखा है। ये तो जनरली आपको याद आ रहा होगा कि ये तो त्वरण ही होता है, पर ये हमने ग्राफ से देखा। ठीक है, बाकी आप a के साथ t को लिख देंगे तो ये at हो जाएगा और इज इक्वल्स टू v माइनस यू। फिर u को आप लिख देंगे at के साथ, तो वो हो जाएगा आपके पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। मतलब आप u को अगर इधर लिखेंगे u प्लस at और इधर हो जाएगा v, और फिर दोनों को सीधा करके ऐसे लिख देंगे v बराबर u प्लस at, ऐसा। ठीक है, सीधा कर दिया तो दोनों में से किसी का भी साइन चेंज नहीं हुआ। ये आपके पास गति की प्रथम समीकरण है। के बाद हम सेकंड समीकरण को करते हैं। तो समय स्थिति संबंध यानी कि हमें समय यानी कि t और स्थिति यानी कि दूरी या विस्थापन के बीच में संबंध को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये इस ग्राफ से परिचित है, ये सारी चीज़ों से हम परिचित हैं। तो अब यहाँ पे हमने स्थिति के बारे में देखना है कि इतने टाइम में कितनी उसकी स्थिति हुई, यानी कितनी उससे दूरी तय की। कैसे निकालेंगे? जब A से वो B तक दूरी तय हुई, तो वेग समय ग्राफ से आप दूरी कैसे निकालते हैं? यानी कि जो पूरा वेग समय ग्राफ आया और जो x अक्ष है उसके बीच का अगर आप क्षेत्रफल निकालें, तो इसको बंद करना पड़ेगा। तो ये जो क्षेत्रफल है ये आपके पास दूरी दे देगा। इस दूरी को निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि सबसे पहले तो उसने s दूरी तय की और ये क्षेत्रफल जो है ये निकालेंगे। तो ये जो क्षेत्रफल के लिए हमने ये लंब खींचा, तो ये क्षेत्रफल आपको समलंब दिख रहा होगा। तो इस समलंब का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब इस समलंब का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? एक तो इस पूरे समलंब का क्षेत्रफल ऐसे निकाला कि समलंब का क्षेत्रफल लिखते हैं कि हाफ उसके जो समांतर भुजाएं उनको जोड़ा और इनटू उन दोनों के बीच की जो ये ऊंचाई है ऐसे निकाल लिया। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर किसी को समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है वो नहीं पता, तो उसने इसको एक त्रिभुज और एक आयत में डिवाइड कर दिया और फिर उन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़कर लिख दिया कि ये तो समलंब का क्षेत्रफल है। तो ऐसे ही हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये त्रिभुज और इसका क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पे आधार हाफ आधार, आधार कितना हुआ? ये है AD। AD आपके पास दिख रहा है कहाँ पे? समय अक्ष पर। तो ये 0 से t टाइम तक चला, तो t माइनस 0 यानी कि t जो अंतिम समय है माइनस 0 समय, तो t हो गया। ये आपके पास आधार हो गया। ऊंचाई कितनी हुई? यानी कि ये ऊंचाई देखिए, ये जो पूरी टोटल वो है आपके पास v कि b तक कितना चला, और ये जो स्टार्टिंग का है ये u। तो आप कैसे माइनस, अगर इस पूरे में से v में से इस u को माइनस कर दे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो v माइनस यू हो जाएगा आपके पास ये ऊंचाई। ठीक है, तो ये आपने लिख दी। इसके बाद आयत का क्षेत्रफल तो सिंपल है, लंबाई, तो ये हो जाएगी OA, तो वो हो जाएगी आपके पास u, और चौड़ाई यानी कि ये OC, वो हो जाएगा t। ठीक है, वो तो आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद हमने ये दोनों को जोड़ लिया। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी। तो ये गति की द्वितीय समीकरण है। अब इसको सॉल्व कैसे किया ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमें लेकर आना है, ये हमारे पास लास्ट स्टेप था। यहाँ पे हम सबसे पहले इस हाफ टी की इस v से भी और u से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, या एक और काम हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि v का मान हमें पता है। v इज इक्वल्स टू क्या होता है? गति की प्रथम समीकरण होती है। या तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर बाद में मान रख लीजिए। तो गति की प्रथम समीकरण होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। तो आपने ये जो मान है v का यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया हमने हाफ इंटू टी, और v की जगह लिखा u प्लस at, और माइनस ये वाला u, और प्लस में ut है। आप साथ में करते रहिएगा कॉपी में, तब आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, तो ये जो u है और ये u है ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, ये u है। ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है। तो यहाँ पे अंदर बच जाएगा at। ठीक है, और प्लस ut। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हाफ at स्क्वायर बन जाएगा और ये ut, और बराबर में है s। तो ये आ जाएगा, फिर ut को पहले लिख देंगे तो ये चीज़ आपको दिखाई देगी। ठीक है, पर आपको मेरे साथ सॉल्व करना है तभी आपको समझ आएगा, वरना आपको ये u4 भी लग सकता है। सॉल्व करते रहिए, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे करते रहिए। आसान है, इसमें कुछ ऐसी दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपके पास ये निकल जाएगा सॉल्व करके। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड समीकरण है वेग स्थिति संबंध के लिए। ये जो समीकरण है ये है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे ये स्थिति
और वेग, इनके बीच में संबंध है, इसीलिए इसको कहा वेग स्थिति संबंध। ठीक है, तो बाकी आपने ग्राफ तो समझ ही लिया, ये वाला ये समीकरण आपने समझ ही ली। अब देखिए यहाँ पे फिर से स्थिति की बात हो रही है, तो आपने क्षेत्रफल ही निकालना है। तो स्थिति के लिए क्षेत्रफल तो निकाल चुके, क्षेत्रफल तो आपको वही मिलेगा अभी भी कि समलंब का क्षेत्रफल। लेकिन हम यहाँ पे निकालने के लिए एक चीज करेंगे कि जो समलंब है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी कि इसमें उसे हम ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे कि त्रिभुज में और आयत में, हम सीधे समलंब का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या है? हाफ, उसकी दो समांतर भुजाएं हैं यानी कि ये और ये, समांतर यानी कि जो कभी नहीं काटती एक दूसरे को, तो वो लिख दी हमने OA और BC, उन दोनों को जोड़कर लिख दिया और इनटू उसकी कर दी जो उन दोनों समांतर भुजाएं हैं, उन दोनों के बीच की ऊंचाई के बराबर, उन दोनों के बीच की ये है ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास AD, ये AD या OC। ठीक है, ये OC लिखा है यहाँ पे, तो ये AD भी लिख सकते हैं, OC भी, क्योंकि दोनों सेम ही है, आयत का ही क्षेत्रफल है, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप OA की जगह देखिए क्या लिखेंगे, BC की जगह देखिए क्या लिखेंगे और OC की जगह, पहले आप खुद से लिखिए उसके बाद मेरे साथ कीजिए। तो देखिए OA की जगह आप क्या लिखेंगे, OA है ये यानी कि U, सिंपल सा U, प्लस BC की जगह आप क्या लिखेंगे, BC कहाँ है, ये रहा BC, तो ये V हो जाएगा, तो V लिखा आपने, इंटू OC की जगह, OC आपके पास T है, ये लिख दिया, और बटे में हाफ है ही, मतलब 2 है ही, तो ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे V इज इक्वल्स टू, ये आपके पास पीछे वाली समीकरण है, तो t का मान हमने रख दिया। अब देखिए आप यहाँ पे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी रख देंगे, तो आपके पास दूसरी ही समीकरण आ जाएगी, जो अभी सेकंड समीकरण हमने निकाली। तो हमें तो थर्ड समीकरण चाहिए, तो हमने क्या किया, अगर आप ये समीकरण देखें तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बटे टी, तो यही है। तो यहाँ से हमने t का मान रखना है, इस बार हम वेग का मान नहीं रख रहे, हमने टी का मान रखा, तो ये टी का मान है, यहाँ पे इस टी की जगह रख दिया, तो v माइनस यू और a को 2 के साथ लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर सिंपल ऐसे कर सकते हैं, v से v की गुणा तो v स्क्वायर, v से u की गुणा तो माइनस यू वी, और ऐसे u की v से तो प्लस यू वी, और प्लस u से u की तो माइनस यू स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। या आपको ये एक सर्व समीकरण दिख रही होगी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v a है और b हमारे पास u है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमने सीधे ये लिख दिया, तो यहाँ पे ऊपर आएगा s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और बटे में 2a, तो 2a की मल्टीप्लाई s से हो जाएगी, 2as ये आ जाएगा, और इसके बराबर में ये। अब इसके बाद u को भी राइट साइड में लेकर जाके हमें वो प्लस में मिल जाएगा, तो ये हो जाएगी आपके पास गति की तृतीय समीकरण, वेग और स्थिति के बीच में संबंध है। ठीक है, इस तरीके से आज हमने गति के जो तीनों समीकरण हैं, सबसे पहले वो एक समान त्वरण से चलने वाली वस्तु के लिए है, तो वेग समय संबंध आपके पास v बराबर u प्लस ए टी, समय स्थिति यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस बराबर, और वेग स्थिति संबंध है ये। ठीक है, ये तीनों हमने निकालने सीखे, इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ से हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, त्वरण से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमने ये स्थिति से स्टार्ट किया, लेकिन पूरे वो जो समलंब के क्षेत्रफल है उसको तोड़ लिया कि त्रिभुज का और प्लस आयत का, और यहाँ पे हमने टोटल समलंब का क्षेत्रफल लिया और सब्सटीट्यूट यहाँ पे t की वैल्यू को किया, और सेकंड वाली में हमने v की वैल्यू को किया, मतलब जो पहली वाली समीकरण है वहाँ से। तो अब अगली वीडियो में हम कुछ उदाहरण हैं इन्हीं समीकरणों से रिलेटेड, उनको करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।